करती हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में अपनी बात यहाँ पर प्रस्तुत की। और मैं प्रभावित हुई इस बात से कि सच है कि आज हमारे जो पेन की स्याही है वो सिर्फ हस्ताक्षर में समाप्त होती है और कई दिनों तक हमें पेन बदलने की जरूरत नहीं होती है। जब लिपि को बचाना है तो लेखन कार्य भी आवश्यक है और लेखन कार्य हेतु हमें अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करना है और प्रेरणा देने का जो कार्य है, जैसा कि सोनाली जी ने यहाँ हमें बताया कि हम ये जिम्मेदारी हम प्रबुद्ध जनों की है, लेखकों की है, पाठकों की है, विचारकों की है, मीडिया कर्मियों की है कि वे किस तरह से हिंदी अग्रसर करते हुए उसे प्रेरित करने का कार्य वे करेंगे, विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे, लेखकों नए लेखकों को वे प्रेरित करें। और कार्टून ने बच्चों को मानक हिंदी दी है, इस बात की गवाही यहाँ पर मैम ने दी और सचमुच ये बात उतनी ही सत्य है कि जो छोटे बच्चे हैं वो कार्टून के जरिए ही अपनी भाषा को ज्यादा बेहतर बना पा रहे हैं। आपने कहा है कि सपने हम हिंदी में देखते हैं इसीलिए हिंदी की दशा और दिशा जो है वो बेहतर है। ये बात भी उतनी ही सत्य है क्योंकि हम जो अपने सपने हैं आज भी हम अपनी राष्ट्रभाषा और अपनी मातृभाषा में ही देखते हैं, हम किसी विदेशी भाषा में अपने सपनों को नहीं देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहाँ प्रेषित करती हूँ सोनाली जी को कि वे इस मंच से जुड़ी और अपनी बात यहाँ रखी। इसके पश्चात हम अपने अगले आदरणीय दीपक मिश्रा जी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय जी वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक हैं। वे हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता, मतदाता जागरूकता अभियान, महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहे हैं। आप राष्ट्रीय स्तर के जन अभियानों से सदैव जुड़े रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए आपने जन अभियान चलाया है और इस कार्य में आप आज भी जुटे हैं। आप इस जन अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए मॉरिशस, नेपाल, भूटान, ताइवान, कंबोडिया, बांग्लादेश सहित 42 अधिक देशों की यात्राएं भी आपने इसी कार्य के तहत की है। आपकी 10 से अधिक किताबों का लेखन और संपादन कार्य आपने किया है। आप अनुचिंतन पत्रकारिता के संपादक हैं, प्रतिष्ठित पत्रकार पत्र राष्ट्रबोध के भी आप संपादक हैं, दिव्य हिमाचल सहित अनेक समाचार पत्रों के लिए आप कार्य करते हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर आदरणीय दीपक मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विचार इस मंच से प्रस्तुत करें। आदरणीय दीपक मिश्रा जी। आदरणीय दीपक मिश्रा जी। दीपक जी शायद हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, ऐसा मुझे आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? हाँ जी, अब आ रही है आवाज, बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले तो आप सभी को नमन और साधुवाद, इसलिए कि कम से कम हिंदी को लेकर हम लोग एक गंभीर चिंतन कर रहे हैं और यह हमारा लोक कर्तव्य है। संविधान ने हमें अधिकार तो दिया है, लेकिन वह अधिकार कर्तव्य पूरी तरीके से पूर्णतया प्रतिबद्ध कर्तव्य न होने के नाते कहीं न कहीं वो अधिकार आज हल्का नजर आ रहा है। हमारे राष्ट्र नायकों का एक ख्वाब था जब वो आजादी लड़ रहे थे, इस देश में देसी भाषा, अंग्रेज जाए, अंग्रेजियत जाए और अंग्रेजी भी जाए, ये उनका ख्वाब था। एक बहुत प्यारा शेर है मुजफ्फर साहब का, आज़ादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने ये गाया करते थे सभी लोग ढोल मजीरा बजाकर, कभी वो दिन भी आएगा हम स्वराज देखेंगे, दयारे हिंद में फिर हिंदियों का राज देखेंगे। मतलब ये उनका ख्वाब था। उर्ज़ो कामयाबी पर कभी हिंदोस्तां होगा, चखाएंगे मजा गुलशन की गुलची को, बाहर आ जाएगी उस दिन जब अपना बागवां होगा। ये अशफाकुल्लाह खान और बिस्मिल बेड़िया बजा बजा के गाते थे। स्वराज का मतलब सिर्फ अपना तंत्र का शासन नहीं, स्वराज का मतलब होता है अपनी संस्कृति का भी राज, अपनी आर्थिकी का भी राज। अब ऐसा थोड़ी चलेगा कि सरकार हमारी हो और खरीदने के लिए हम सिर्फ अमेरिका और कोरिया के ही सामान को बाध्य हों, तो फिर तो वह लोकतंत्र अधूरा रहा। लोकतंत्र हमेशा, लोक राज हमेशा लोक भाषा में चलती है। और दुनिया भारत का इतिहास आप विशेष तौर पे देख लीजिए, शासन की भाषा, सामंतों की भाषा एक रही है
और लोक भाषा अलग रही है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी के महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, सबके दौर को आप ध्यान से देखिए। पहले हम पे राज किसका था? की भाषा थी संस्कृत। धर्म की भी भाषा संस्कृत थी और आज भी धर्म की भाषा। सर की आवाज आना बंद हो गई, आवाज नहीं आ रही सर की। हाँ जी, लगता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज उनकी भी नहीं आ रही है और तस्वीर भी नहीं दिख रही है। दीपक जी, आदरणीय दीपक जी, हाँ दीपक जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, यदि आप सुन पा रहे हैं तो मनोज जी फोन करके यदि हम सूचित करें, क्योंकि सच में आवाज नहीं आ रही है और ये बात उन्हें पता नहीं है। जी स्पष्ट हुआ? हाँ जी, अब आ रही है। जी 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 जी। तो आप देखिए, जो मैं बात, हम क्रम टूट गया था। राज किसका रहा? संस्कृत का। जनता की भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत। यहाँ तक कि विक्रमादित्य और कालिदास के समय भी बड़े लोगों की भाषा, कुलीन तंत्र की भाषा, राजतंत्र की भाषा, सामंत की भाषा दूसरी और जनता की भाषा दूसरी थी। आज भी आप देखिए, फिर आया दौर मुगलों का, तो फारसी, अरबी राज की भाषा, लेकिन जनता की भाषा उर्दू, हिंदी। वही एक दौर था जब तुलसी का युग था और रहीम का युग था, रसखान का युग था, मीरा का युग था। तो लोक भाषा कुछ और, तंत्र, राजतंत्र की भाषा, सामंत की भाषा कुछ और, बड़े लोगों की भाषा कुछ और। आज भी आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी, संसद में अभी मैं का सदस्य भी हूं, आदरणीय, बताते हुए दुख हो रहा है कि संसद में 2/3 कार्यवाही अंग्रेजी में होती है, जबकि ध्यान से देखा जाए तो ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, कई सांसद तो ऐसे हैं जो अंग्रेजी में अपना नाम भी नहीं लिख पाते। फिर भी तो अंग्रेजी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं सामंतवाद की भाषा आज की तारीख में है। सामंत माने मतलब जो बड़े लोगों की भाषा है। जनता की भाषा आज भी हिंदी है, जनता की भाषा आज भी उर्दू है, तेलुगु है, तमिल है। फिर हम संयुक्त राष्ट्र जो वैश्विक संगठन है, वहां आप देखिए कि 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। वो धारा है उनकी, साधारण सभा की धारा 51 और सुरक्षा परिषद कार्रवाई अधिनियम धारा 41। 6 भाषाएं हैं वहां पर, मंदारिन, स्पेनिश, रसिया, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश। इसमें से फ्रेंच और रशिया तो हिंदी से 4-5 गुना छोटी हैं। हिंदी ही नहीं, आप देखिए, वो तो हमारी बांग्ला और हमारी तेलुगु से छोटी है। फिर भी वो आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। सवाल क्यों नहीं है? फिर यह सवाल जुड़ता है, हिंदी भारत को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता भी प्राप्त नहीं है। इससे छोटे देश को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? भाषा हमारे यहाँ आज भी शक्ति और सम्मान से जुड़ा जाता है। आप देखिए, और मजे की बात है कि हमारे लोक जीवन में भाषा इस तरीके से जुड़ गई। जो बच्चा हिंदी में और अच्छी हिंदी में बोलता है, हम उसको पोंगा पंडित कह देते हैं। कहते यार ये वो उर्दू में बोलता है तो कहते हैं तो शायर वायर की भाषा है। अंग्रेजी में अगर गुड मॉर्निंग कह देता है तो हमको लगता है कि बच्चा बढ़ रहा है। दुनिया के जितने भी बड़े लोग हुए हैं वह किसी विदेशी भाषा में बड़े नहीं हुए। शेक्सपियर की भाषा भी अंग्रेजी नहीं थी। नेहरू, लोहिया, जयप्रकाश, सुभाष, बड़े लोग इस देश के, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से किसी की भाषा अंग्रेजी नहीं थी। फिराक गोरखपुरी उड़ीसा सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा देश, अरबपतियों के मामले में 3रा सबसे बड़ा देश, जापान और जर्मनी और इंग्लैंड से भी हम आगे हैं। में हम 161 देशों से पीछे क्यों हैं? समग्र विकास में हम 129 देश, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में 161 देशों से पीछे क्यों हैं? कारण क्या है कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति उतनी सशक्त नहीं है। और अल्लामा इकबाल ने भी लिखा है
हिंदी इस देश में मजहब भले अलग करे, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो दोनों को जोड़ती है। उन्होंने लिखा ना कि हिंदी है हमवतन है हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, इन्होंने लिखा है। तो अल्लामा इकबाल से बड़ा तो कोई मुसलमान होगा नहीं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है ये कि ये हम कैसे करेंगे, हमें लड़ना होगा। प्रेमचंद अगर लिखते थे हिंदी में तो प्रगतिशील लेखक संघ बनाकर लड़ते थे हिंदी के लिए। और मैं तो सिनेमा में भी आप देख लीजिए, अगर सारे दर्शक तय कर लें कि कल से हम सार्थक फिल्म ही देखेंगे, आप देखिए अमिताभ बच्चन सार्थक फिल्म में आने लगेंगे, मजबूरी है उनकी, ये तय है। तो लोकतंत्र में लोक भाषा और लोक राज का बड़ा महत्व होता है। आज आप बताइए, सबसे बड़ी भाषा हिंदी दुनिया की, जब हिंदी वाले ही नहीं लड़ पाएंगे। अभी देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भी चल रहा है, भारत सुरक्षा परिषद की सदस्यता का सुरक्षा परिषद का की अध्यक्षता कर रहा है। मेरी वहाँ के जो इसमें भारत के प्रतिनिधि हैं, पहले यहाँ के सचिव रहे, तमिल भाषी हैं, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं। मैंने उनसे कहा कि क्यों नहीं आप बात करते हैं भारत को सुरक्षा परिषद के सदस्यता के लिए, स्थायी सदस्यता के लिए, लेकिन वो बिल अभी खड़ा नहीं हो पाया। मेरे पास संजोग से वो चिट्ठी भी है, मैं दिखाना चाहूँगा सबको। जब मैं हिंदुस्तान में यूएन के दफ्तर को ज्ञापन देने गया तो उसने हिंदी में लेने से मना कर दिया। अगर आप एक स्टूडेंट हो और धरना दिया, प्रदर्शन हुआ, जेल गए, छूटे, क्योंकि आपराधिक जेल तो था नहीं। फिर गए दोबारा, फिर ज्ञापन दिया, फिर मना हुआ, फिर जेल गए, फिर छूटे, फिर जेल गए, फिर छूटे। 7 बार जेल गया, 7 बार छूटा, 7 बार फिर चला जाता था उनके दरवाजे। फिर से पुलिस गिरफ्तार करते हैं, बड़े प्रेम से गिरफ्तार करती थी। उसको भी लगता था कि देश का कोई काम हो रहा है, राष्ट्र का कोई काम हो रहा है, बड़े प्रेम से खिलाती पिलाती थी। अरे भैया का कर, वो संजोग से भोजपुरी भाषी तक है, का भैया तू तो एकदम पसीना बहा देवा मन कर। फिर छूटते थे और फिर उसी की जीप से दोबारा चले जाते थे। आज संयुक्त राष्ट्र संघ ट्विटर पर हिंदी में आने के लिए बाध्य है। छोटी लड़ाई थी, बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी। आप लोग तो बड़े लोग हो, आप लोग प्रोफेसर हो, आप लोग विद्वान लोग हो, विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हो, हम लोग तो जमीनों पे संवाद करने वाले लोग हैं। आप सब अगर एक एक दीप जलाएंगे तो क्या हिंदी अंधेरे में रहेगी? अगर भारत माँ है तो हिंदी हमारी मौसी है। भारत माँ इतराते हुए महंगी साड़ी पहनकर दुनिया में घूम रही है और हमारी मौसी फटे हाल है। हमें देखना होगा, ये हमारी बदनामी का कारण न बने। और दूसरी बात, फ्रेंच से हमारे पास 4-5 गुना ज्यादा सशक्त शब्द भंडार है। हम अंग्रेजी को पढ़ें, अंग्रेजी को जानें, अंग्रेजी के साहित्य को, फ्रेंच के साहित्य को, 12-13 भाषाएं तो मैं भी बोल लेता हूँ, उन सबको हिंदी में बात करें और उसको मजबूत करें। और जब ये मजबूती आ जाएगी, आप देखिएगा देश मजबूत होगा, फिर हमारा देश वैसे ही मुस्कुराएगा। मुझे लगता है कि मैंने आपका ज़्यादा समय ले लिया। यह समर चल रहा है और इस समर में हमको तटस्थ नहीं रहना है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के राष्ट्र कवि की इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। समर शेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। हिंदी भाषियों और अंग्रेजी भाषियों के बीच में जो विषमता की काली जंजीर है, उसे दूर करने का पवित्र पावन काम हमें भी करना होगा और अपनी सरकार के लिए बाध्य करना होगा। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। बहुत सुंदर और बहुत सटीक शब्दों में आज दीपक जी ने भारत माँ की हमें याद दिला दी और राष्ट्रभाषा के स्वाभिमान की लड़ाई में वे जो योगदान दे रहे हैं वो अतुलनीय है। निश्चित रूप से वह हम सभी को प्रोत्साहित करने वाला कार्य है। और सबने जो यहाँ अपनी बात रखी कि प्रीत का भय और भय की प्रीत, सच है सर कि यहाँ भय की प्रीत है, इसीलिए हम जो है एक विदेशी भाषा के बच्चों तक को हम भय की प्रीत के तहत अंग्रेजी माध्यमों के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। आपने जिस तरह से अपनी बात रखी कि राजतंत्र और लोक भाषा हमेशा अलग अलग रही है और जब भी संसदों में जब हमारे यहाँ 2/3 कार्यवाही अंग्रेजी भी होती है तो किस तरह से हम अपनी राष्ट्रभाषा के सम्मान की बात कर पाएंगे। राष्ट्रभाषा के सम्मान के लिए हमें एकजुट होना होगा। यहाँ बात किसी प्राध्यापक, किसी विद्वान, किसी लेखक की नहीं है, हर आम व्यक्ति को यह दीप जलाना होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। मैं आपके वक्तव्य को सुनकर बहुत अधिक प्रभावित हुई और निश्चित रूप से हमसे जुड़े सभी लोग लाभान्वित हुए। मैं पुनः आपको नमन करती हूँ, धन्यवाद। इसके साथ ही हम अपने अगले वक्ता जी सर
इसके साथ ही हम अपने अगले वक्ता डॉक्टर अल्फा राजपूत को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। फिल्म जगत और अकादमिक क्षेत्र में एक विशेष जाना पहचाना नाम है अल्फा राजपूत का, और आप जी फिल्म स्कूल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और स्कूल ऑफ सिनेमा AFT विश्वविद्यालय नोएडा की आप पूर्व विभागाध्यक्ष हैं। आपने अपनी PhD जामिया मिलिया इस्माइलिया नई दिल्ली से की है। आपको एक शिक्षाविद के रूप में शिक्षण और सिनेमा क्षेत्र में लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं। एक लंबा और प्रगाढ़ अनुभव आपका है। इसके साथ ही आप एक स्थायी जूरी के सदस्य के रूप में फिल्म क्लब ऑफ इंडिया से भी विभाग के बोर्ड विद्यालय गुरुग्राम में फिल्म और मीडिया बोर्ड ऑफ स्टडीज के अकादमिक सदस्य के रूप में भी आपका चयन किया गया है। आप JK मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर जामिया मिलिया इस्माइलिया से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एवं सिनेमा के RJ और विजिटिंग फैकल्टी के रूप में आप जुड़ी हुई हैं। आपको फिल्म अध्ययन या सिनेमा और पत्रकारिता के रूप में आप विशेषज्ञ रही हैं। आपने कई लघु किया है और अधिक निबंध शोध कार्य जो है वो आपने किए हैं, संपन्न किए हैं। एक मूल्यवान प्रकाशन आपके नाम कई मूल्यवान प्रकाशन है, सिनेमा और संस्कृति, भारतीय कला, फिल्म समीक्षा और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के निर्देशन के रूप में भी आप कार्य कर रही हैं। समाचार पत्र और पुस्तकों में आप नियमित लेखन करती हैं। तो निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ हम यहाँ जुड़े हैं और ऐसे व्यक्तित्व को आज हम सुनने जा रहे हैं। पूरे सम्मान के साथ मैं आल्फा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी बात यहाँ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया विशाला जी आपका, और इतना अच्छा सा परिचय आपने दिया है। आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है आप सभी को? हाँ जी, हाँ जी। इतना अच्छा परिचय दिया है, मैं बिल्कुल गदगद हो गई हूँ। और उस हिंदी के मंच पे मैं मनोज सर का और आप सभी लोगों का, जितने भी यहाँ पे अतिथिगण हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि हिंदी के पखवाड़े में से मेरा ताल्लुक रहा है हमेशा से। तो सिनेमा का मतलब हिंदी होता है हिंदुस्तान में, चाहे आप कहीं भी जाते हैं। बॉलीवुड का मतलब हिंदी ही होता है, क्योंकि हिंदी के बिना आप सिनेमा का एक जो ऑरा है उसको कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं उसके बारे में। अगर किसी को हिंदी नहीं आती है तो डेफिनेटली वो इंसान जो है वो सिनेमा तो नहीं बना सकता, जहां तक मेरा मानना है। और सिनेमा के साथ जस्टिफिकेशन भी नहीं कर सकता कि जैसे सोनाली मैम ने इतना अच्छा बोला, दीपक सर ने इतना अच्छा बोला, और इतने सारी चीजों से हमें अवगत कराया दोनों हमारे जो गेस्ट हैं उन लोगों ने, और बहुत अच्छा बोला। मैं बहुत मन से सुन रही थी, मैं खो गई थी सोनाली मैम को सुनते सुनते और दीपक सर को सुनते सुनते, जो एकदम से मैं खो गई थी कि इतनी अच्छी बातें हमारी हिंदी भाषा से जुड़ी हुई हैं। और विशाला मैम इतने अच्छे से परिचय सभी का दे रही हैं। तो डेफिनेटली आप हमारा एक जो टीम है, ये एक जो पखवाड़ा से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन हिंदी की जब हम बात करते हैं और सिनेमा की जब हम बात करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, तो सिनेमा और हिंदी का चोली दामन का साथ है शुरू से ही, और रहा है हमेशा से, और रहेगा, वो कभी नहीं है। क्योंकि आप पत्रकारिता का विषय ले लीजिए, चाहे आप रेडियो का विषय ले लीजिए, चाहे आप सिनेमा का विषय ले लीजिए, हर जगह हिंदी का बोलबाला है। और हिंदी जो है हमारे सर चढ़ के बोलती है, नॉट इन हिंदुस्तान में ही, हर जगह पे हिंदी जो है, पूरे विश्व में हिंदी जो है सर चढ़ के बोलती है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को इस चीज का धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि वो जहां जहां भी विदेश में यात्रा करते हैं, वहां अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और हिंदी में ही अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसी देश की भाषा को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या यूनिवर्सल भाषा जैसे कि हम कहते हैं अंग्रेजी, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो अपनी जड़ों से जुड़ी हुई भाषा में ही अपने भाषण को लोगों तक पहुंचाते हैं। क्यों, इससे पहले मैं अगर बात करूं भाषणों की या अपने देश के रिप्रेजेंटेटिव्स की, या उन्होंने अभी तक जो है अंग्रेजी में ही भाषण दिए हैं, क्योंकि ये जो एक गठबंधन था, या हम कहेंगे कि एक लड़ी को तोड़ा है। उससे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
भाषण दिया था, वो एक ट्रेडिशन को तोड़ दिया था उन्होंने, तो वो उसके लिए भी हम बहुत गदगद हुए थे। आई मीन हमारा जो सर था वो प्राउड से ऊपर हो गया था उस टाइम। तो हिंदियों के लिए अगर हम कहें कि हिंदी, जैसे सोनाली मैम ने कहा था कि हिंदी कभी भी खतरे में नहीं है और रहेगी भी नहीं, डेफिनेटली मैं भी यही बात बोलूंगी कि हिंदी कभी खतरे में है ही नहीं और रहेगी भी नहीं, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कोविड में जिस तरह से काम किया है हिंदी के लिए, और लोगों ने जिस तरह से अपना टाइम काटा है, वरना तो लोग बिल्कुल ही एक तरह से बंध गए थे, गुम हो गए थे चीजों में, तो वो हिंदी भाषा ही थी। हम ये कहेंगे कि हिंदियों के लिए कभी भी कोई चीज बंद नहीं रहेगी और ना ही है। अगर कोई स्टूडेंट हिंदी में अपना करियर बिल्कुल भी आई मीन असुरक्षित ना हो, उसके लिए भविष्य के सारे जो द्वार हैं वो ओपन है एकदम से, और हिंदी का जो एक फील्ड है वो बहुत वास्ट है, और वो जाके अपने करियर को बहुत अच्छे से आयाम दे सकता है और बहुत अच्छे से वहां पे अपने करियर को ऊंचाइयां दे सकता है। तो हिंदी के लिए मैं कुछ शब्द बोलना चाहूंगी, शब्द इन द सेंस की कुछ अल्फाज हैं जो हिंदुस्तान के लिए हैं कि ये हिंदियों के फिक्र फलक रस का है असर, की हिंदी भाषा है। और कौन सी हिंदी शुद्ध है, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल जो है हमारा ये आता है कि कौन सी हिंदी जो है वो शुद्ध है हमारे लिए। अगर दो लोग एक शब्द पे दो अर्थ लगाते हो तो उस शब्द को लेकर बहस करने से पहले उसकी परिभाषा पर भी हमें बात बहुत जरूरी है कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग जब ये कहते हैं कि शुद्ध हिंदी लिखनी चाहिए, तो हमारा आशय ये कतई नहीं होता है कि जिसमें कितने कटाक्ष होने चाहिए या कितने संस्कृत के शब्द होने चाहिए या कितने फारसी के शब्द होने चाहिए या कितने अंग्रेजी के होने चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि भाषा शुद्ध होनी चाहिए, तो उसका आशय सिर्फ यही होता है कि जो लिख रहे हैं उसमें उच्चारण और वर्तनी मानक के रूप में होनी चाहिए। और इस द्वर्थी जो भाव होते हैं उससे तंगाकर ही मीडिया ने साफ सुथरी भाषा का जुमला जो है वो चलाया है, और आमतौर पर लोगों के जहन में शुद्ध हिंदी को लेकर जो है बहुत सारी गलत फहमियां जो हैं वो विराजमान रहती हैं और हैं अभी तक भी जो है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक साथी ने पोस्ट की थी फेसबुक पे, और उन्होंने कहा कि शुद्ध हिंदी पसंद करते कि ये पोस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ, और मैंने उसमें कहा कि तुम शुद्ध उर्दू में कोई फिल्म का एक गाना लिख कर दिखाओ, क्या ये संभव है? तो उसने कहा कि नहीं। तो ऐसे ही हम अगर बात करते हैं शुद्ध हिंदी की, तो दरअसल शिक्षित वर्ग में हमें उसे संस्कृत निष्ठ हिंदी कहा जाता है। जिसे मैंने शुद्ध उर्दू कहा, उसे शिक्षित वर्ग कहता है कि अरबी फारसिनिस्ट उर्दू कहा जाता है। और जाहिर है हम दोनों गलत हैं डेफिनेटली, क्योंकि गीत लोकसभा में लिखे जाते हैं, लोक भाषा में लिखे जाते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग समझें, और उसका शुद्धिकरण करना जो है व्यापार में नुकसान नहीं देगा। डेफिनेटली जब हम बात करते हैं इस शुद्धिकरण की बड़ी पुरानी बीमारी की, तो हैरत ये होती है कि आज भी कुछ लोगों को शुद्ध हिंदी वो लगती है जो संस्कृतनिष्ठ है, लेकिन उससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि संस्कृतनिष्ठ हिंदी को शुद्ध हिंदी बताने वाले वो लोग हैं जो हिंदी का मजाक उड़ाने के मकसद से उसमें अलग अलग शब्दों के प्रयोग करके ये दिखाना चाहते हैं कि ये देखो ये कैसी भाषा है। ये पूरी जो एक कवायद है, ये कह सकते हैं कि ये एक बेईमानी हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग। मुझे नहीं पता कि हिंदी के स्वरूप को लेकर जो होने वाली वर्षों से प्रॉब्लम जो प्रचलित आ रही हैं हमारे सामने, जो भाषा हमें देखने को मिल रही हैं, तो वो अपने देश में हर जगह बिल्कुल एक ही तरह की देखी जाती है। जैसे हिंदी को हम कभी अलग अलग उसमें तोड़ मरोड़ के नहीं लिख सकते, वो एक ही तरह से लिखी जाती है और हर जगह जहां भी हम हिंदी लिखते हैं या बोलते हैं। और मुझे ऐसी भाषा कभी नहीं मिली है कि उसको अलग अलग तरह से तोड़ के या मरोड़ के लिखा जाता है। फिर भी हिंदी पर अगर ऐसा बोझ मैं मानती हूँ कि क्यों है कि एक खास तरह के स्वरूप से जरा सा दाएं बाएं होते ही उसका मजाक क्यों उड़ाने लगते हैं लोग। मेरे ख्याल से ये एक कॉलोनियल गुलामी की वजह से जो हमारे दिमाग में एक मानसिकता उपजी रहती है, उसके कारण भी
ऐसा होता है जिसके मूल में हर ऐसी चीज को कमतर या हीन समझा जाता है या माना जाता है कि ये कुछ वैसा ही है जैसे जेल में बंद एक कैदी जेलर से कपड़े उतार के संस्कार की दुहाई देने लगता है और दूसरे कैदी को वो जलील करने की कवायद से उसकी बेइज्जती करता है सामने वाले की। क्योंकि हिंदी पर बहस करते समय लोग भूल जाते हैं कि हम तत्सम भाषा लिखने की कवायद केवल हिंदी में नहीं होती है। अपने यहाँ छपने वाले जितने भी अंग्रेजी के अखबार हैं, जैसे टाइम्स है, हिंदू है, क्योंकि अंग्रेजी के बीच का जो अंतर है अक्सर उसमें भी इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल होता है। जैसे लैटिन और ग्रीक के क्विड प्रो को हम जुमलों की इस्तेमाल करते हैं, उनका अंग्रेजी में खूब अच्छे से इस्तेमाल होता है। और शशि थरूर को तो अगर मैं उनकी बात करूं तो उनका एग्जाम्पल यहाँ पे दूं तो शशि थरूर को तो हमेशा यही कहा जाता है कि अप्रचलित भाषा जो है वो या अप्रचलित उच्चारण वाले शब्दों का प्रयोग करने के लिए उनको मशहूर माना जाता है और इसके लिए उनका थोड़ा मजाक भी उड़ाया जाता है अक्सर, लेकिन आमतौर पर इसे इनके भाषा ज्ञान की तरह देखा जाता है। अब सोचने वाली ये बात है कि हिंदी में कोई क्लिष्ट शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसके संग कैसा इंसान जो है बिहेव कर सकता है और किस तरह की जो उसके साथ लोग जो है अनौपचारिकताएं पेश करते हैं। एक मैं किस्सा आपको बताती हूँ कि बहुत मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो साउथ इंडियन थे, तो वो कॉलेज में आके तो बिल्कुल ये कहते थे कि हमको हिंदी नहीं आती है, क्योंकि वो लोकल में ही रहते थे उनके साथ और उनके साथ ही बातचीत होती थी और लोकल स्टूडेंट्स के साथ रहते थे खूब अच्छे से। लेकिन कॉलेज में घुसते ही वो हमेशा टीचर्स से, बाकी लोगों से, बाकी स्टूडेंट्स से, बाकी क्लासमेट में सिर्फ सिंपल सा इतना कहते थे कि हमको जो है हिंदी नहीं आती है और हम हिंदी नहीं बोल सकते हैं। मगर क्योंकि उनके जो डिस्क्रिमिनेशन था वो हिंदी के साथ था, बाकी लोगों के साथ नहीं था। लेकिन अगर वही उलट करके उनकी दूसरी साइड की लाइफ को अगर हम देखें, जब वो बाजार में जाते थे, सब्जी वाले से बात करते थे या रिक्शे वाले से बात करते थे, तो वो हिंदी में बात करते थे, भले ही वो टूटी फूटी हिंदी हो, लेकिन वो हिंदी में बात करते थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन यहाँ मुझे देखने को मिला कि ये हिंदी में वहां तो बात करते हैं लेकिन यहाँ बात नहीं करते हैं, तो क्या है इसका मतलब, क्या है? ये बहुत ही बड़ा मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क था कि ये ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स। आखिर इसके पीछे एक रीजन क्या है, एक रीजन क्यों ऐसा है? तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि हिंदी कमतर है और हिंदी भाषा बोलने वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और वो थोड़े गंवार होते हैं या अलग टाइप के होते हैं। जो उनके दिमाग में चीजें थी, जो उनसे बात करने के बाद मुझे ये सारी चीजों का पता चला। तो इस तरह की चीजें भी हम अपनी सोसाइटी में कई बार फेस करते हैं। तो ये जो है उन लोगों के साथ होता है जो अंग्रेजी भाषा वाले लोगों के साथ हिंदी बोलने वाले लोग जो हैं वो वहां रहते हैं और वहां रहने के बाद वो ये समझते हैं कि ये तो बड़े लोग हैं, ये इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं और हम तो हीन भावना के शिकार हैं, हम अंग्रेजी उनके जैसी नहीं बोल सकते या वो अंग्रेजी जो है हमारे बस की बात नहीं है। तो वो अपनी भाषा को, भाई आपकी हिंदी भाषा आपकी आइडेंटिटी है, आप क्यों उसको क्या कहते हैं छुपाते हैं या बोलते नहीं हैं? क्योंकि आप खुद सोच लीजिए, एक आप मानिए कि एक जब हम बंगाल में जाते हैं तो वहाँ एक बंगाली से मिलता है तो वो अपनी ही भाषा में बात करता है। पंजाब में जाते हैं, एक पंजाबी से मिलता है तो वो अपनी भाषा में बात करता है। और जब हम हरियाणा में जाते हैं तो हरियाणा में एक हरियाणवी एक दूसरे से जब वो आपस में मिलते हैं तो वो अपनी ही लैंग्वेज में बात करते हैं। साउथ इंडिया में आप चले जाइए, वो अपनी ही लैंग्वेज में बात करते हैं। तो फिर हम हिंदी भाषी जो हैं वो हम फिर क्यों नहीं अपनी ही लैंग्वेज को, अपनी ही भाषा में बात, अपने इंसान से ही अपनी भाषा में बात करने में क्यों कतराते हैं, क्यों हीन भावना का शिकार हो जाते हैं? तो ये कहीं ना कहीं शिक्षित वर्ग को ये मान लेना चाहिए कि हर जबान की तरह हिंदी को भी लेखक जो है अपने निजी भौतिक झुकाव, परिवेश, भूगोल और शिक्षा के अनुरूप ही लिखता और बरतता है। मान लीजिए कि हिंदी एक बड़ी नदी है जिसकी एक मुख्य धारा है और एक बाकी जो है वो छोटी छोटी उपधाराएं हैं। और सबसे छोटी धारा ये है कि जिसे हम हिंदी कहते हैं या जिसे भारतेंदु शुद्ध हिंदी कहते थे।
जिसे लोग संस्कृतनिष्ठ हिंदी, फैशनिस्ट हिंदी या सरकारी हिंदी कहते थे, वो सब हिंदी का एक एक्चुअली स्वरूप है। हिंदी नदी की जो मुख्य धारा है, उस भाषा को आप अगर नगरी उसे आप नागरी में लिखें या नस्तालिक में, या फिर वो लगभग मुझे लगता है कि एक जैसी ही है और एक जैसी ही भाषा का उसमें प्रयोग भी किया जाता है और वो अलग नहीं है। तो हिंदी के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? मुझे हमेशा फील होता है क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ और मैं हिंदी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। मैं कॉलेज टाइम का एक किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो वहाँ कुछ 80 स्टूडेंट्स थे जो इंग्लिश को ही जानते थे, जो हिंदी को नहीं जानते थे। तो वो हमेशा जो हम हिंदी भाषियों का ग्रुप था, उसको क्लास में हमेशा कहते थे कि दे आर हिंदी भाषी पीपल, दे आर हिंदी भाषी स्टूडेंट्स। तो इनके साथ थोड़ा सा हम लोगों को उस टाइम बड़ा अजीब फील होता था कि क्यों। तो वो अपने आप को ये हमेशा शो करते थे कि वी आर एक्चुअली हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले हैं, हम लोग इंग्लिश बोलेंगे और आप लोग हिंदी भाषी हैं, तो आप अलग हैं। तो हमेशा कभी ये होता था लाइब्रेरी में वो अगर हमारे साथ जाते थे तो लाइब्रेरी में किताबें अगर हम ढूंढते थे तो ऑब्वियस सी बात है एक हिंदी भाषी इंसान जो होगा वो हिंदी की ही किताबों को सबसे पहले पकड़ेगा। मैं हमेशा से प्रेफर करती हूँ कि किसी भी विषय पर अगर किसी भी उस पर पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो मैं हिंदी में पहले प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है और मुझे हिंदी में चीजें ज्यादा अच्छे से और जल्दी समझ में आएंगी, तो रादर देन इंग्लिश या अदर लैंग्वेजेस की वजह से। तो वो कहते थे अच्छा ओके, तुमको हिंदी में चाहिए, हिंदी में किताबें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं इंग्लिश भाषा का यहाँ ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहती। तो वो इंग्लिश में बोल के कहते थे कि हमारे हिंदी में किताबें तो हैं ही नहीं, तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे। तो वहां पे ये सारी चीजें जो थी वो उस तरह का कटाक्ष उनका होता था हिंदी भाषा को लेके। लेकिन आज के टाइम में अगर हम कहें कि जैसे सोनाली मैम ने कहा कि आज के टाइम में हिंदी जो है वो कहीं भी हीन भावना का शिकार नहीं है और हिंदी सर चढ़ के बोल रही है। ऑफ कोर्स हिंदी उस टाइम भी सर चढ़कर बोल रही थी, बस हमारी सोच जो थी एक ऐसी लगती थी, उनके सामने हम ये सोचते थे कि ये इंग्लिश बोलते हैं तो ये बड़े लोग हैं और ये अच्छा चीजों को जानते हैं और अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हिंदी उस टाइम भी सर चढ़ के बोलती थी, आज भी सर चढ़ के बोल रही है और आने वाले टाइम में और ज्यादा सर चढ़ के बोलेगी। तो हिंदी की दशा और हिंदी की दिशा उज्जवल है, उज्जवल रहेगी और हिंदी जो है वो सबसे बड़ी भाषा है और हमेशा रहेगी। और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के रुपहले पर्दे पे भी वो हिंदी की जो भाषा है वो अपने आप में सबसे बड़ी उभर के चमकेगी और चमकती रहेगी और चमक भी रही है आज के टाइम में। और अगर हम सिनेमा की बात करते हैं, क्योंकि सिनेमा में अगर हिंदी की बात हो रही है तो सिनेमा में कोई भी आता है, कहीं से भी आता है, चाहे आप तमिल सिनेमा को ले लीजिए, टॉलीवुड को ले लीजिए, हरियाणवी सिनेमा को ले लीजिए या फिर आप हॉलीवुड को ले लीजिए। जैसा कि फिल्मों को डबिंग करके हिंदी भाषा में उनको और ज्यादा बिजनेस करने का मौका मिला है। अगर मैं रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक स्मॉल पार्ट है टॉलीवुड का, एक छोटा सा पार्ट है और वहीं उसमें एक डायरेक्टर ये हमेशा जब फिल्म बनाता है वो ये चाहेगा कि उसका जो रेवेन्यू है वो और ज्यादा बढ़े, वो ग्लोबल लेवल तक जाए। तो वो उसी अपनी फिल्म को जो उसकी क्षेत्रीय भाषा में बनी हुई होती है उसी फिल्म को जो है वो डब करवाता है और उसको हिंदी में करके वो उन हिंदी भाषियों तक पहुंचाता है जहां से उसका रेवेन्यू और ज्यादा जनरेट हो। और उसके अलावा अगर हम हीरो हीरोइंस की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी हीरोज के जो बच्चे हैं, जो सन्स हैं, जो बेटी बेटे हैं, जब तक वो सही शुद्ध हिंदी नहीं सीखेंगे, अच्छी हिंदी नहीं सीखेंगे, तब तक हिंदुस्तानी लोग जो हैं, जो जनता है, उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। देन उसके अलावा हिंदुस्तानी जनता तो बाद में एक्सेप्ट करेगी, जो हिंदुस्तान का जो सिनेमा का सेलुलाइड स्क्रीन है, जिसे हम 70 mm की स्क्रीन कहते हैं, वो खुद उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। चाहे वो कैटरीना कैफ हो, चाहे वो अभी के टाइम में जो आने वाली नई जनरेशन है हमारी सारी, वो हो, या फिर रणबीर कपूर हो, क्योंकि उनको भी हिंदी नहीं आती थी और उन्होंने भी हिंदी को सीखा अच्छे से, तब उसके बाद वो आए, चाहे वो बाकी लोग हों। तो
इन सब लोगों को जब तक हिंदी सिनेमा में आपको हिंदी नहीं है, हिंदी से प्यार नहीं करेंगे, सिनेमा आपको प्यार नहीं करेगा। और हिंदी भाषा का आना बहुत जरूरी है। हिंदी बोलना, अगर आप हिंदुस्तान में हैं और पहले पर्दे पर कामयाब होना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हिंदी को अपने अंदर उतारना बहुत जरूरी है। अपने अंदर ही नहीं बल्कि अपनी रूह में उतारना बहुत जरूरी है। और जब तक आप हिंदी को रूह में नहीं उतारेंगे तब तक आप किसी के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ना ही खुद के साथ और ना ही उस पहले पर्दे के साथ। तो इसी तरह से, अगर मैंने सिनेमा का एग्जाम्पल दिया है, इसी तरह से हमें हिंदी भाषा को अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को, आज के टाइम में हम सभी यहाँ पे जो माएँ हैं बैठी हैं, वो सारी क्या कराती हैं बच्चों को कि इंग्लिश में जो शब्द हैं, इंग्लिश में जो बाकी चीजों के नाम हैं, उनको रटाना शुरू कर देती हैं। क्यों? मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी एक छोटी सी बच्ची है जो बहन की बेटी है, और वो अक्सर उसको इंग्लिश में उन छोटी छोटी चीजों के नाम बताती है। तो मैं उसको डांटती हूँ उस चीज को लेके कि क्यों? क्योंकि हिंदी हमारी सबसे पहली मातृभाषा है। क्यों नहीं हम हिंदी में उसको चीजों को पहले सिखाएं? अंग्रेजी जो अदर लैंग्वेजेस हैं, जो अदर भाषाएं हैं, उनको तो हम बाद में भी सीख सकते हैं। पहले जो हमारी मातृभाषा है, क्यों ना हमारी उस पर पकड़ हो। तो हम कोशिश करें कि हिंदी को आने वाली जो जनरेशन है हमारी, कि उसको एक सम्मान के साथ, एक बाइज्जत उसको एक्सेप्ट करें। और उन आने वाली जनरेशन, जो छोटी जनरेशन है हमारी, जो अभी सिर्फ बोलना भी नहीं सीखी है, उसको हिंदी की इज्जत करना सिखाएं हम। और हम खुद हिंदी की डेफिनेटली, इस मंच पे जो लोग बैठे हैं वो हिंदी के बहुत बड़े वक्ता भी हैं और उसका आदर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इस मंच पे हैं। तो हिंदी भाषा जो है हमारी अपनी भाषा है और उसको हमें अपनी रूह में उतारनी ही पड़ेगी। जब तक रूह में नहीं उतारेंगे हम, तब तक हिंदी के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हमें सीखना चाहिए गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी खुद एक गुजराती थे, उसके बावजूद उन्होंने हिंदी में अपने भाषण दिए। हिंदी में उन्होंने बाकी किताबें और बाकी उनकी जो मैगजीन्स थी, उस टाइम का जो अखबार था, उन्होंने हिंदी में सब कुछ लिखा। उसके अलावा जो प्रेजेंट का अगर सिनेरियो की हम बात करते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का एग्जांपल ले लीजिए। वो खुद एक गुजराती हैं और गुजराती होने के बावजूद वो हिंदी में ही सारी चीजों को लिखते भी हैं और अपने भाषण भी जो हैं जितने हैं वो उनको हिंदी में ही देते हैं। तो क्यों नहीं हम अपने ही बड़े लीडर्स से, जो हमारे लीडर्स हैं, उनसे सीखें। जो आने वाली चीजें हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो छोड़ गए हैं हमारे लिए, जो एक संस्कृति छोड़ गए हैं, हम उससे सीखें और आने वाली जनरेशन को वो एक अच्छा भविष्य दे और एक अच्छी चीज है जो उनकी खुद की पहचान है, जो हमारी खुद की आइडेंटिटी है। क्योंकि अगर हमारी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी तो हमारा सब कुछ लॉस हो जाएगा और हमारा अपना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति और हमारी भाषा ही हमारे पास हमारा सब कुछ है और यही है हमारे पास। बाकी धन दौलत तो वो किसी के पास भी हो सकती है। तो शायद मैं एक्सीड तो नहीं कर रही हूँ विशाला मैम, 10 मिनट से ज्यादा है ना। उसके बाद जो है आप समापन पर आ जाएं, क्योंकि बिल्कुल मैं समापन पे ही हूँ, इसीलिए आपसे पूछा है। तो हिंदी भाषा को हमें तन मन और धन से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा के लेवल से ऊपर लेके जाएंगे। और हमारा यही टारगेट होना चाहिए कि हिंदी भाषा को हम अंग्रेजी भाषा के लेवल से एकदम अपर लेके जाएं। क्योंकि आज के टाइम में अगर कहा जाता है कि हिंदी भाषा दूसरे या तीसरे नंबर पे बोली जाती है, हम वर्ल्ड में ये होना चाहिए कि हिंदी भाषा पहले नंबर पे बोली जाती है अंग्रेजी भाषा की तरह। तो इसके लिए हमें और आप सब लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी लोगों का, अगेन मनोज सर का और बाकी सब लोगों का। आप लोगों ने मुझे इस मंच पे बोलने की इजाजत दी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। कोई गलती हो गई तो माफ कीजिएगा, आप सब लोगों के सामने मैं बहुत छोटी हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आरिफा जी, आपने अपनी यहाँ पर बात रखी, लेकिन अविरल बहती इस हिंदी गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए कई चुनौतियां हमारे समक्ष है। और इन चुनौतियों को यदि हम अपनी मातृभाषा के रूप में लें तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि सूर, तुलसी, कबीर और मीरा ने अपनी अलग अलग मातृभाषाओं को लेकर हिंदी को समृद्ध बनाया है। और हिंदी अपनी मातृभाषाओं को अपनाएगी तब अधिक और समृद्ध और अधिक सुंदर होगी। तो इसे और विकसित और सुंदर करने के लिए मातृभाषाओं के साथ हम हिंदी को लेकर चलें। इसके साथ ही मैं यहाँ पर हमारी अगली वक्ता प्रोफेसर भारती गोरे को आमंत्रित करना चाहूंगी
कि एक विद्यार्थी प्रिय शिक्षक भारती जी हैं और यह मंच कृतज्ञ होगा जब भारती जी यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। और यही उनकी पहचान है कि विद्यार्थी उन्हें बहुत अधिक उनसे प्रभावित होते हैं और विद्यार्थियों के साथ वो जुड़कर हमेशा काम करती रहती हैं। अपने नाम के अनुसार ही, माँ भारती के नाम के अनुसार ही आपका नाम भी है, जो कि सरस्वती की सेविका के रूप में आप अपनी यहाँ पर एक पहचान स्थापित कर चुकी हैं। एक ख्यातिनाम लेखिका, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद में आप कार्यरत हैं और विभिन्न पुरस्कारों से आप पुरस्कृत हैं, जिसमें आपके साहित्यिक अवदान को लेकर हिंदी अकादमी के साथ नई दिल्ली भारतीय भाषा परिषद जैसी संस्थाओं ने आपको पुरस्कृत किया है। और हाल ही में जो पुरस्कार आपको राज्यपाल माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के हाथों से मिला है साहित्य लेखन में आपके उल्लेखनीय कार्य के लिए, उस हेतु ये संपूर्ण मंच आपको बधाई देता है कि स्त्री शक्ति सम्मान हाल ही में आपको प्राप्त हुआ है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, समस्त स्त्री जगत के लिए गौरव की बात है। इस प्रकार आपके पुरस्कारों की सूची तो काफी लंबी और महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बात इस मंच से मैं और कहना चाहूंगी कि महाकवि सूरदास पर आपने अपना शोध कार्य किया है, जो कि विशेष उल्लेखनीय रहा है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में तो आप लेखन करती हैं और कई पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी है। तो भारती जी को मैं यहाँ पर पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ पर इस मंच पर अपने नाम के अनुसार अपनी ज्योति का प्रकाश हम सबको लाभान्वित करते हुए प्रदान करें। भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशाला जी। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़, शासकीय महाविद्यालय मोहन बड़ोदिया शाजापुर मध्य प्रदेश और ग्लोबल रिसर्च कैनवास भोपाल द्वारा संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं अपना प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। इस कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय कुलपति बलदेव भाई शर्मा जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे भाई, मेरे बहुत आत्मीय आदरणीय मनोज कुमार जी, जिन्होंने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया, मैं अत्यधिक प्रभावित हुई। डॉक्टर सोनाली नरगुंदे जी, माननीय दीपक मिश्र जी, प्रोफेसर आरिफा राजपूत जी, मैं आप सभी को अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर विशाला शर्मा जी, सह संयोजक डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी, आप दोनों का भी मैं सादर अभिवादन करती हूँ। मुझे लगता है हिंदी की दशा और दिशा शीर्षक से जो संगोष्ठी आज चल रही है उसमें अब मेरे कहने लायक कुछ बचा नहीं है। सोनाली जी ने, आरिफा जी ने और दीपक जी ने इतने सुंदर वक्तव्य दिए हैं और इतने सारे आयामों को स्पर्श किया है कि मुझे लगता है मैं उन्हीं को एक बार अपने नजरिए से दोहराऊंगी। एक चीज यहाँ निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगी कि एक जब से मैं सुन रही हूँ तब से मैं हिंदी की दशा और दिशा को लेकर चिंतन और चिंता जो अभिव्यक्त की जा रही है उसको लेकर लगातार मैं सुन रही हूँ। हिंदी का इतिहास अगर देखें या उससे भी बढ़कर हिंदुस्तान का विषय अगर हम देखें, हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखिए, भारत ऐसा देश है, हिंदुस्तान ऐसी सरजमीन है जहां कई विदेशी आक्रमण हुए। आर्य आए, शक आए, हुण आए, मंगोल आए, डच आए, पुर्तगाली आए, मुस्लिम आए, अंग्रेज आए। इन सभी के आने के वजह से एक भाषा अलग अलग शब्दों को लेती हुई समृद्ध होती चली गई। ऐसी भाषा हिंदी है। विश्व के प्राचीन ग्रंथों में भी हिंदी का उल्लेख है। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने निश्चित रूप से मुझे देखा तो जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मेरा बेटा काफी नेट खर्च कर चुका है। इस वजह से मैं थोड़ा सा अपना डेटा जो है बचा के रखना चाहती हूँ। इस वजह से मैं बात करने के क्रम में वीडियो कैमरा ऑफ करने की अनुमति चाहती हूँ।
जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशाला जी। तो हिंदी के विस्तार की चर्चा हम कर रहे थे। एक थोड़ा सा मैं 2 मिनट में, मुझे केवल 15 से 20 मिनट का समय दिया गया है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं समेटू उसमें कि अंग्रेजों ने गिरमिटिया मजदूर बनाकर यहाँ के लोगों को विश्व भर में भेजा था। वो अपने साथ अपनी भाषा लेके गए, अपनी संस्कृति लेके गए, अपने संस्कार लेके गए, रामायण लेके गए, मानस लेके गए, और इससे हिंदी जो है पूरे विश्व में फैल गई। 100-150 से भी साल पहले भी वैश्विक विश्वविद्यालयों में हिंदी में शोध होने लगे हैं। आज लगभग 100 से भी अधिक देशों में 160 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्यापन होता है, हिंदी का अध्ययन होता है। केवल एक अमेरिका की बात भी अगर हम करें तो अमेरिका के 30 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग हैं। मतलब हम ऐसी बहुत सारी चीजें हम दोहरा सकते हैं, हिंदी के बारे में बता सकते हैं। और इसी क्रम में देखिए, वैश्विक स्तर पर हम अगर इस समय की बात करें, वैश्विक स्तर पर 20-30 साल अगर पीछे चले जाएं तो बाजारवाद विकसित हुआ। इससे भय था क्षणांश के लिए कि हिंदी का क्षितिज कहीं सिकुड़ तो नहीं जाएगा, लेकिन सिकुड़ने की अपेक्षा हिंदी का क्षितिज विकसित हुआ। विश्व बाजार की आवश्यकता के अनुसार हिंदी एक अत्यंत समृद्ध भाषा बन के उभर आई। फंक्शनल हिंदी का आयाम उभरा, जिसकी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चर्चा सोनाली जी कर चुकी हैं। और ऐसा वो आयाम है जिसकी चर्चा सोनाली जी कर चुकी है। उनको मैंने अपने वक्तव्य में लिया था, लेकिन अब मैं उनको स्किप करना चाहूंगी। केवल मैं इतना बता दूं कि फंक्शनल हिंदी का आयाम जो उभरा वो हिंदी के पारंपरिक साहित्यिक आयाम से भिन्न है। संचार माध्यमों की भाषा की भी चर्चा यहाँ हुई, और मतलब मुझे लगता है कि संचार माध्यम की भाषा के रूप में आज हिंदी ने जितना विस्तार पाया है, अचंभित करने वाली बात है। सभी को याद होगा, विशेष रूप से मीडिया के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, आज के वक्ता तो मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको तो बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि स्टार टीवी जब यहाँ भारत में लॉन्च हुआ था, तब जिनको मीडिया मुगल कहा जाता है, मीडिया गुरु कहा जाता है, वो रूपर्ट मर्डॉक का चैनल है स्टार। और हुआ ये कि असफल रहा स्टार का पदार्पण, और उसके बाद बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, सेंटा बारबरा जैसे अलग अलग जो कार्यक्रम है जिन्होंने अमेरिका में काफी धूम मचाई थी, वो यहाँ लॉन्च किए गए। लेकिन ना वो अपने संस्कार के अनुकूल थे, न संस्कृति के अनुकूल थे, न ही हमारी भाषा में थे। अंग्रेजी में ये सारे सीरियल थे, इसीलिए स्टार चैनल जबरदस्त फ्लॉप रहा। जिस डबिंग की चर्चा सोनाली जी ने की, वो यहाँ बहुत आरंभिक क्षेत्र की जो दस्तक है, मुझे लगता है डबिंग की, वो सेंटा बारबरा, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, सेलेस्टी जैसे सीरियल से शुरू हुई। और पहले भारत में जो चैनल असफल हुआ, वो डबिंग के बाद कमाल का सफल हो गया है, और आज स्टार के डंके चारों ओर बज रहे हैं। तो ये, इसके अलावा अब हम जैसे आरिफा जी ने चर्चा की, फिल्म की बात है, विज्ञापन की बात है, खेल, आईपीएल की कमेंट्री हिंदी में शुरू हो गई है। अगर दुनिया भर में आईपीएल पहुंचाना है तो हिंदी में कमेंट्री के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। इंटरनेट की बात है, इन सभी में हिंदी का बोलबाला है। रेडियो जैसा क्षेत्र है, देखिए रेडियो में रेडियो जॉकी आज वो चलते हैं जिनकी आवाज में लोच हो, भाषा पर अधिकार हो, और जो बहुत अच्छी हिंदी बोलने में सक्षम हो। टेलीविजन में उनका बोलबाला है जहां हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। रियलिटी शो हो, क्विज कॉन्टेस्ट हो, टैलेंट सर्च शो हो, एंटरटेनमेंट शो हो, डेयर शो हो, ये अलग, क्योंकि पर्दे पर हो या पर्दे के पीछे हो, याद रखिए भाषा सर्वोपरि होती है। और जिसका बहुत ही जिस चीज के उल्लेख के बिना हिंदी की दशा और दिशा पर चर्चा ही नहीं की जा सकती, ऐसा एक जिक्र नई पीढ़ी तक हिंदी पहुंचाने का सचमुच बहुत अच्छा काम हमारे कार्टून चैनल कर रहे हैं। तो चाहे वो कार्टून नेटवर्क हो, चाहे पोगो हो, हंगामा हो, ये जो अलग अलग चैनल है, इनमें छोटा भीम जो भाषा बोलता है, मोटू पतलू जो भाषा बोलते हैं, माय फ्रेंड गणेशा जो भाषा बोलता है, बजरंगी सेल्फी वाला जो भाषा बोलता है, डोरेमोन जो भाषा बोलता है, शिनचैन जो भाषा बोलता है, वो सारी भाषा हिंदी है। इससे विदेशी संस्कृति और संदर्भों का ज्ञान भी होता है, और हमारी भाषा में ये हमारे बच्चों तक पहुंचता है।
विज्ञापन की बात है, चंद सेकंड का समय होता है, संक्षिप्तता, सटीकता, मार्मिकता के माध्यम से हिंदी का ज्ञाता जो है वो कॉपीराइटर बन सकता है, जिंगल राइटर बन सकता है, पंचलाइन राइटर बन सकता है, अनुवादक बन सकता है, ट्रांसक्रिएटर बन सकता है। मतलब अलग अलग माध्यम जो है, मैं बात कर रही हूँ हिंदी के संचार माध्यमों के जो आयाम है, जो इतने विस्तृत हो गए हैं, उन आयामों की भी चर्चा अगर हम करें तो इतना जबरदस्त हिंदी का क्षेत्र अब बन गया है। अब भारत देखिए, हिंदुस्तान उभरती अर्थव्यवस्था है। यहाँ के युवा दुनिया भर में अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवा रहे हैं, और दूसरी तरफ दुनिया भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो यहाँ आ रही हैं और अपने पैर जमाने के लिए हिंदी सीखने के लिए विवश है। इसीलिए बहुत गर्व के साथ मुझे आज इस मंच से सप्ताह भर पहले नवभारत टाइम्स में छपी हुई न्यूज का हवाला देते हुए एक बात आपके साथ साझा करने में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि देखिए 2012 में जयंती प्रसाद नौटियाल ने एक शोध कार्य आरंभ किया था। उस शोध कार्य का संदर्भ मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष करुणाशंकर उपाध्याय जी ने उनके शोध का हवाला देते हुए हिंदी का विश्व संदर्भ नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें तथ्यों को उभारा गया और अब केंद्रीय हिंदी निदेशालय और भारत की तमाम सारी आधिकारिक संस्थाओं के माध्यम से इस बात को मान्यता मिली है। मैं खुश हो रही हूँ इस बात को साझा करते समय कि इस बात को मान्यता मिली है कि अभी एक दो वक्ता के कहने से आया कि हिंदी दूसरे क्रम की भाषा है, हिंदी तीसरे क्रम की भाषा है, माफ कीजिए, लेकिन अब पिछले सप्ताह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मंदारिन नहीं बल्कि हिंदी विश्व के पहले क्रमांक की भाषा है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से 1 अरब 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी बोल रहे हैं। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी विश्व की प्रथम क्रमांक की भाषा बन चुकी है। और इतनी सारी सकारात्मकता, मुझे सोनाली जी के वक्तव्य में बहुत ज्यादा सकारात्मकता दिखाई दी। थोड़े खतरे के संकेत मुझे दीपक जी की बातों में, आरिफा जी की बातों में दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना स्वर सकारात्मक बना लिया। और मैं उस मुद्दे पर यहाँ आना चाहूंगी, लिपि बचाओ की बात है। आरिफा जी ने कहा कि अब कैटरीना कैफ हो या रणबीर कपूर हो, इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उनको हिंदी सीखनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज हो रही है कि हिंदी ये बाजार के लिए सीख रहे हैं। सीख क्या रहे हैं? अगर इनके मन में हिंदी के लिए गर्व होता तो इनका स्क्रिप्ट रोमन लैंग्वेज में नहीं होता। ये अपना स्क्रिप्ट रोमन में लिखवाते हैं, MAIN में, इस तरह से अपना स्क्रिप्ट लिखवाते हैं। इसलिए सोनाली जी का जो वक्तव्य था कि लिपि बचाओ, देवनागरी लिपि बचाओ, ये हिंदी फिल्मों के बल पर करोड़ों अरबों कमाने वाले कितने सितारे हिंदी की प्रकृति और हिंदी की गढ़ंत को समझते हैं, हिंदी की लिपि को समझते हैं। इस बात पर विचार होना जरूरी है। बाजार के दबाव की वजह से, आर्थिक दबाव की वजह से हिंदी सीखना अलग बात है, लेकिन हिंदी के लिए मन में जज्बा होना, मेरे हिंदुस्तान की भाषा। आज जापान में आप जाइए, वो आपके सामने हाथ जोड़कर कहेंगे कि अगर आपको जापान में रहना है तो आपको जापानी सीखनी पड़ेगी। और अगर आप दुनिया के किसी भी देश में जाइए, कोरिया में जाइए, कहीं पर भी जाइए, चाइना में जाइए, आज चाइना विश्व की आर्थिक व्यवस्था, चाइना की सबसे ज्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था मानी जाती है, लेकिन वहाँ अंग्रेजी की घुसपैठ नहीं है। मैं अंग्रेजी विरोध की बात कर रही हूँ। सुधीर जी, आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये उपनिवेशवादी मानसिकता है। अंग्रेजों ने जो 150 साल राज किया है, वो हमारे मानस का जो एक फ्रेम है उसको उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया है। जिस उपनिवेशवाद ने हिंदी को सकारात्मक रूप में प्रभावित किया,
कि हमारे यहाँ इतने सारे आक्रमण हुए, यहाँ लोग आए, उन्होंने हमारी भाषा को समृद्ध ही किया, हमारी भाषा को नेस्तनाबूद नहीं किया। लेकिन अब जो स्थिति हो गई है उस पर हमें नए सिरे से सोच विचार करने की आवश्यकता है। अब भारत से हजारों युवा, लाखों युवा विदेश में जा रहे हैं, वहां हिंदी फैला रहे हैं। उनका गर्व से उन्नत होता है उनका सिर जब वो हिंदी सुनते हैं कहीं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ आकर हिंदी सीखने के लिए, आर्थिक लाभ के लिए ही सही, लेकिन विवश हो रही है। तो उपनिवेशवाद के बाजार के इन दबावों ने हिंदी को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। ये बात जितनी सच है, मुझे माफ कीजिए, इस मंच पर हम दशा और दिशा पर बात कर रहे हैं, इसीलिए भ्रम की कोई स्थिति बनी ना रहे। इसके मैं जमीनी रूप में, मैं एक शिक्षक हूँ, जमीनी रूप में मैं काम करती हूँ। बेशक हिंदी अब तीव्रता के साथ ये उपनिवेशवाद हिंदी को नकारात्मक रूप में प्रभावित कर रहा है। हिंदी पूरे प्रचार प्रसार के बावजूद, देखिए इतनी सारी शुभताएं हिंदी के साथ है, मामूली बात नहीं है। अंग्रेजी की शब्द संख्या 10,000 है। 10,000 होती क्या है, होती क्या चीज है, लेकिन देखिए कैसी स्थिति है कि हिंदी में मूल शब्दों की संख्या 2.5 लाख से ज्यादा है। आप सोचिए, हिंदी में मूल शब्दों की संख्या, क्या भाषा है, क्या शब्द संग्रह है। और आपके लिए, मेरे लिए आरिफा जी ने कहा कि मुझे, मेरे साथ किसी को बात करनी हो तो हिंदी का सहारा लेता है कोई, तो मैं ज्यादा समझती हूँ, क्योंकि मेरी भाषा में मैं अपनी बात ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। ये बात तमाम सारी सही है, लेकिन हम ये मंच से स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं है कि मेरी भाषा हिंदी है। ये जो उत्तर उपनिवेशवाद है, इसने हमको इस तरह से प्रभावित कर दिया है कि पूरे प्रचार प्रसार के बावजूद हिंदी, मुझे माफ कीजिए, लेकिन आज भी बुरे दौर से गुजर रही है। विश्व भर में हिंदी की स्थिति बहुत मजबूत है। आज अगर हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से विश्व की प्रथम क्रमांक की भाषा हो सकती है, तो आप हिंदी की मजबूत स्थिति का इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए किसी को। लेकिन अपने घर में हिंदी खस्ता हाल है। अपने घर में हिंदी को बाहर के लोग सीख रहे हैं तो उनकी मजबूरी है, उस आर्थिक मजबूरी, बाजार के दबाव की वजह से वो सीख रहे हैं। लेकिन हम पर तो हिंदी भाषा के लिए कोई बाजार का दबाव नहीं है। लेकिन बेशक मुझे कमेंट आ रहे हैं कि हमारे घर में ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ, मैंने कहा मैं हिंदी के लिए, मैं जमीनी चीजों से, हिंदी को लेकर हीनता बोध के शिकार हैं हम। अब जो लोग नहीं हैं, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। जो लोग हिंदी को लेकर हीनता बोध नहीं पालते हैं, मैं उन लोगों को प्रणाम करती हूँ, मैं उन लोगों को अभिवादन करती हूँ। लेकिन मैंने जहां तक देखा है, मैंने जहां तक जाना है और जितना समझा है, क्यों हम लोगों के बच्चे अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में जाते हैं। हम हिंदी की रोजी रोटी खाते हैं और हमारा बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है, क्योंकि हमको डर है। हमको डर है कि इस स्पर्धा के समय में हमारे बच्चे कहीं पिछड़ न जाए, क्योंकि आगे बढ़ने का मानक हमने अंग्रेजी को बना लिया है, अंग्रेजी भाषा को बना लिया है। हम आधुनिकता का प्रतिरूप हम अंग्रेजी को मानकर चल रहे हैं। हिंदी को लेकर एक हीनता बोध हम लोगों में पल रहा है। मैं आपको एक किस्सा मैं आपको साझा करना चाहूंगी। मैं पुणे विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी और वहां एक छात्र मेरे सामने बैठकर पढ़ा करता था और लंबे समय तक वो महीने तक पढ़ता रहा। और एक दिन शायद उसके गांव से वो अपने लोगों को विश्वविद्यालय दिखाने के लिए ले आया और यहाँ विश्वविद्यालय दिखाने के बाद उसने कहा कि ये देखिए, ये हिंदी विभाग है वगैरह वगैरह। और उसके बाद उसने कहा कि चलिए अब मैं अपना अंग्रेजी विभाग आपको दिखाता हूँ। तो मैं चकित कि अंग्रेजी विषय का छात्र मेरी क्लास में महीने भर से लेक्चर अटेंड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे दिन वो बंदा फिर से मेरी क्लास में पहले बेंच पर। तो मैंने कहा बेटा आप अंग्रेजी के छात्र हैं और हिंदी लेक्चर करते हैं, मुझे अच्छा लगा। तो उसने कहा मैडम मैं तो हिंदी का ही छात्र हूँ। तो मैंने कहा बेटा हिंदी के छात्र है, लेकिन कल आपके गांव से जो लोग आए थे जिन्हें आप विश्वविद्यालय दिखा रहे थे, उनसे तो आपने कहा कि चलो मैं अपना अंग्रेजी विभाग दिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं उन लोगों से कहता कि मैं पुणे आकर हिंदी पढ़ रहा हूं तो गांव में मेरी क्या इज्जत रह जाती। उसको अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए अंग्रेजी की बैसाखी जरूरी लगी। हिंदी राजनीति की शिकार है।
अभी दीपक जी ने जो वक्तव्य किया है बहुत मार्मिक वक्तव्य है, और हम लोगों के लिए सोच विचार करने के लिए विवश होना पड़ेगा और समय रहते जागना पड़ेगा कि संसद में, हिंदुस्तान की संसद में, कोई अंग्रेजों की संसद नहीं है जहां अंग्रेजी चले, हिंदुस्तान की संसद में अगर 2/3 कार्रवाई अंग्रेजी में होती है, यहाँ के एक बहुत बड़ी सरकारी पार्टी की नेता को अगर अपना हिंदी भाषण रोमन में लिखवा के लेना पड़ता है, समझिए क्या मतलब है। हिंदी को पखवाड़े तक सीमित मत रखिए, हिंदी को मास तक सीमित मत रखिए, हिंदी दिवस तक सीमित मत रखिए। इतनी कमजोर हिंदी नहीं है कि आपके मास पखवाड़े के भरोसे बैठी हो। हिंदी विश्व में अपने डंके बजवा रही है। हम घर की बात करें, मैं एक बार एक कार्यालय में गई थी, वहां हिंदी में नोटिंग चल रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहां आप हिंदी में नोटिंग लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी में नोटिंग लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड फाइल है, जब तक अगर इसको अंग्रेजी में नोटिंग इसकी लिख दी तो बॉस 100 गलतियां निकालेगा और 100 नुक्ताचीनी करेगा। हिंदी में लिख दी तो पढ़ने की जहमत नहीं उठाएगा, इतना क्लिष्ट कौन पढ़ेगा, वो तुरंत हस्ताक्षर कर देगा। ये भी एक सच्चाई है बच्चों, भाइयों बहनों, सहभागी विद्वानों, ये भी एक सच्चाई है कि हिंदी को कठिन बनाया जा रहा है, हिंदी को क्लिष्ट बनाया जा रहा है। जो लोग हिंदी के भरोसे जी रहे हैं, जिनके घर का चूल्हा हिंदी की वजह से चल रहा है, जिनको 2 वक्त की रोटी हिंदी की वजह से नसीब हो रही है, वही लोग अंग्रेजी बोलकर और अंग्रेजी में अपने आप को महिमा मंडित करके हिंदी की जड़ उखाड़ने पे तुले हुए हैं। ऑफ कोर्स इनके उखाड़ने से जड़ उखड़ने वाली हिंदी नहीं है, हिंदी इतनी कच्ची नहीं है, हजारों सालों का इतिहास है और मजबूती के साथ खड़ी है, लेकिन अपने बल पे खड़ी है। अपनी क्षमता जो है, संपर्क क्षमता जो है, अपनी संचार की क्षमता, अपना लचीलापन, उसकी वजह से आज हिंदी खड़ी है। लेकिन हम जो हिंदी के तथाकथित सो कॉल्ड विद्वान हैं, वो हिंदी को कठिन बना रहे हैं। मुझे इस बात को कहते हुए भी दुख हो रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। सीमेंट को सीमेंट रहने देते हैं ना, वज्रचूर्ण बोलने की क्या जरूरत है। सिग्नल को सिग्नल ही रहने देते हैं, गमनागमन सूचक लोह ताम्र पट्टिका क्यों बोल रहे हैं। अब देखिए अमिताभ बच्चन की यहाँ बात हुई कि अमिताभ बच्चन, आप कलात्मक फिल्में देखिए, अच्छी फिल्में देखिए, तो अमिताभ बच्चन को भी विवश होना पड़ेगा अच्छी फिल्में करने के लिए। इस तरह की चर्चा हम लोगों ने की। बहुत सारे लोग अपने हिंदी ज्ञान को लेकर अपने ट्विटर के फॉलोअर बटोरते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो हिंदी का पक्ष ले रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, या हिंदी का मजाक उड़ा रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। अंग्रेजी अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात क्या है, देखिए अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 1-2 शब्दों का इस्तेमाल किया है। मुझे बहुत दुख हुआ पढ़कर, लेकिन हम अदने से लोग हैं, हम मामूली लोग हैं, अपनी तय कोशिश कर सकते हैं इन चीजों को खत्म करने की। इनको साझा करना चाहूंगी मैं। मास्क के लिए जो प्रतिशब्द हिंदी का अमिताभ बच्चन ने दिया ट्विटर पर कि इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो शब्द इस तरह से था कि नासिका मुख संरक्षक कीटाणु रोधक वायु छानक वस्त्र डोरी युक्त पट्टिका। कौन बंदा हिंदी सीखने की कोशिश करेगा, कौन हिंदी की तरफ आएगा? अगर अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि सेल्फी माने व्यक्तिगत दूरभाषित यंत्र द्वारा हस्त उत्पादित स्वचित्र, क्या है ये? अरे हिंदी जैसी सरल, हिंदी जैसी सुगम भाषा आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इतनी लचीली भाषा हमको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और ऐसी भाषा जिसमें रोजगार के अनंत आयाम है, जिसमें इंटरनेट की भाषा बनने की क्षमता है, जिसमें कंप्यूटर की भाषा बनने की क्षमता है, जिसमें मीडिया की भाषा बनने की क्षमता है, जिसमें रेडियो, टेलीविजन, फिल्म सबकी भाषा बनने की क्षमता है, ऐसी भाषा को अगर आपका अंग्रेजी मोह कठिन बनाकर
लोग हंसते हंसते कहते हैं कि सेल्फी कितना अच्छा है, कौन हिंदी के झंझट में पड़ेगा, मास्क कितना अच्छा है, कौन हिंदी के झंझट में पड़ेगा। हिंदी ने तो कभी भी विदेशी शब्द अपनाने से इनकार नहीं किया। देखिए, डच शब्द हो, पुर्तगाली शब्द हो, जापानीज शब्द हो, उर्दू हो, फारसी हो, अरबी हो, संस्कृत हो, जिस तरह के चाहे हो, शब्द हिंदी अपनाती गई है। हिंदी को मास्क या सेल्फी अपनाने में कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। हिंदी बहुत सहज इन शब्दों को अपनाएगी। आप उन शब्दों को अधोरेखित करके, आप उन शब्दों को अंडरलाइन करके हिंदी का मजाक उड़ाने के लहजे में प्रचार प्रसार करने का भरम क्यों दे रहे हैं? ये इन सारी बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। क्यों आज भी हम, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी ताकत है, इतने अच्छे हमारे नेता है, क्यों मनोज भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि संयुक्त राष्ट्र संघ में क्यों हिंदी को स्थान नहीं मिल रहा है। आज भी हिंदी की बात आते ही, मतलब जैसे दीपक जी ने कहा कि मैं भी तमिलनाडु और दक्षिण के प्रांतों में बहुत ज्यादा घूमी हूं, मैं वहां रही हूं, और एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जिस दिन मुझे अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ा। मैं पूरा गांव, रिमोट एरिया में, गांव देहातों में, दक्षिण भारत के गांव देहातों में मैंने हिंदी बोलकर काम चलाया है। वहां हिंदी फिल्में देखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहां हिंदी समझने वालों और टूटी फूटी हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही विधि में, कानून में हिंदी को लेकर एक क्षण भर के लिए कि कोई सुधार, कि इस भाषा को लागू किया जाए क्या राष्ट्रभाषा के रूप में, ऐसी बात जब भी आती है, पूरा दक्षिण भारत उठ खड़ा होता है कि हिंदी हम पर थोपी जा रही है, हिंदी हम पर लादी जा रही है। अब उस हिंदी के बिना इनका पत्ता भी नहीं खड़कता है। ये सच्चाई है, ये जमीनी सच्चाई है। लेकिन फिर ऐसा विरोध क्यों? जब अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं तो ऐसा विरोध क्यों? उस भाषा के सितारों को हिंदी डबिंग करके ही यहाँ हिंदी भाषी प्रदेशों में वो शोहरत पा सकते हैं, प्रसिद्धि पा सकते हैं। लेकिन हिंदी फिल्म के लिए पुरस्कार लेने वाला कौन सा सितारा उत्तर देते समय हिंदी का प्रयोग करता है? उस समय उसको अंग्रेजी निकट की लगती है, उस समय उसको अंग्रेजी पास की लगती है। क्यों हम लोग बहिष्कृत नहीं कर देते ऐसे सिनेमा को, ऐसे सितारों को? क्यों हम लोग हिंदी के नाम पर रोजी रोटी खाने वाले, लेकिन हिंदी से इतना ज्यादा परहेज और हिंदी को इस कदर बहनजी छाप भाषा कहकर बुलाने वाले और मिडिल क्लास लैंग्वेज कह के हिंदी को दुत्कारने वाले लोगों को हमने सर चढ़ा के रखा है, क्योंकि हमारे मन में हिंदी का जज्बा कम है। हम उनकी नकल करके अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उन लोगों को यहाँ रहना है तो आपको रोमन नहीं देवनागरी सीखनी पड़ेगी। यहाँ अलग अलग प्रसार माध्यमों को अगर आपको बात करनी है तो अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में बात करनी पड़ेगी। अरे यहाँ का आम आदमी एकत्रित हो जाए तो क्या माई का लाल कौन आएगा जो हिंदी की बोलती बंद करने के लिए? लेकिन नहीं, हमारी राजनीति और हमारे यहाँ का जो हीनता बोध है, हिंदी को लेकर जो हीनता बोध है, और ऐसे में हिंदी हीनता बोध है, बिल्कुल मराठी भाषी गांव में ही नहीं, हर गांव में हिंदी बोली जाती है मैडम सर, हर गांव में, देहातों में। मुझे लगता है ऐसे में हम जैसे कथित विद्वान जो हिंदी के प्रचार प्रसार करने का और हिंदी के बल पर अपने घर का चूल्हा चौका करने का दम भरते हैं, हम हिंदी के तथाकथित पंडित ऐसे लोगों को बढ़ावा देकर हिंदी का नुकसान कर रहे हैं। हमसे अच्छा तो वो रिक्शे वाला है, हमसे अच्छा ठेले वाला है, हमसे अच्छा सब्जी वाला है, जो हिंदी का उपकार कर रहे हैं, जो हिंदी में बात कर रहे हैं। हिंदी में बात करने में भी हम लोगों को हिचक होती है, क्योंकि हम लोगों की कॉलर तब आगे बढ़ती है, कॉलर तब टाइट होती है जब हम हेलो मैम, हेलो सर, हाउ आर यू कहते हैं। उसके बाद की अंग्रेजी भले हमें न आए,
लेकिन शुरुआत ऐसी होती है। ये जब तक नहीं जाएगा हिंदी को उसका अपना स्थान नहीं मिलेगा। हम दशा और दिशा की बात कर रहे हैं ना, दशा हिंदी की एक ही समय में बहुत ज्यादा मजबूत है, इतनी मजबूत जितनी की विश्व की किसी भी भाषा की नहीं है। विश्व की किसी भी भाषा की दशा उतनी मजबूत नहीं है जितनी की हिंदी की है। लेकिन इस समय विश्व में ना ही कोई नहीं, ना हम हिंदी को लेकर पालते हैं जब तक ये स्थिति नहीं बदलेगी। ये बात सही है, सोनाली मैम ने कहा ट्विटर पर हिंदी चल रही है, ब्लॉग में हिंदी चल रही है, फेसबुक पर हिंदी चल रही है, फिल्मों में हिंदी चल रही है, हर जगह पे हिंदी चल रही है। आर्थिक लाभ है उसके पीछे, जज्बा नहीं है। मेरी भाषा, मेरा देश, ये जरूरी है। मुझे हिंदी में बात करते समय मेरा सीना चौड़ा होना चाहिए। वो जिस दिन होगा हिंदी की दिशा सही हो जाएगी। हिंदी में बात करते समय मेरा सर गर्व से उन्नत होना चाहिए। मैं अपने बच्चे के साथ बात करते समय मेरे घर में काम करने के लिए जो मेड आती है वो कहती है कि अरे मैम आज आपने ब्रिंजॉल की सब्जी बनाई। मेरे पल्ले नहीं पड़ता, मैं बैंगन कहती हूँ। अगर मेड को भी बैंगन को बैंगन कहने में शर्म आ रही है और ब्रिंजॉल कहने में उसकी छाती चौड़ी हो रही है, तो हम लोगों को सोचने की दरकार है। हम लोगों को सोचने की दरकार है कि हिंदी की दिशा को हम खराब क्यों कर रहे हैं। हिंदी के डंके बजवाइए, निश्चित रूप से बजवाइए, लेकिन जमीनी सच्चाई दुरुस्त करने की कोशिश करने का समय आ चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि कल आपका बच्चा, मेरा बच्चा हिंदी बोलना और हिंदी लिखना भूल जाए। संकट गहरा है, और गहरा संकट इसलिए है क्योंकि आपकी मेरी मानसिकता दुरुस्त नहीं हो रही है, आपका मेरा माइंडसेट दुरुस्त नहीं हो रहा है। किसी अंग्रेज को अंग्रेजी बोलने में हिचकते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन लगभग हर दूसरे हिंदुस्तानी को हिंदी बोलने में हिचक का अनुभव होता है। ये वास्तविकता जब तक हटेगी नहीं, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ, मैं अभिवादन करती हूँ, उन लोगों को मैं नमन करती हूँ जो अपने मन में हिंदी के लिए गर्व पाले हुए हैं। लेकिन मैं अधिकांश उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके गौरव का विषय आज भी अंग्रेजी आना है और उनके बच्चों का 4 लोगों के बीच खड़े होकर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलना है। इन चीजों को नए सिरे से खारिज करने की जरूरत है। हमारा बच्चा मछली जल की रानी है बोल लेगा, तब हमें गर्व महसूस होना चाहिए, तब हिंदी की दिशा बदलेगी, तब हिंदी की दशा ज्यादा सुधरेगी। विश्व में हमारा झंडा इस समय आज की तारीख में सबसे ऊंचा है, लेकिन फिर मैं दोहरा रही हूँ, पूरी माफी के साथ, पूरे क्षमा भाव के साथ। और अगर मेरा ये वक्तव्य गलत है तो मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी होगी कि मैं आज गलत बोल गई। लेकिन अगर मेरा वक्तव्य सच है तो इस बात पर सोचने की आवश्यकता है कि हिंदी को सही मायने में उसका गौरव उसके अपने घर में, राष्ट्र संघ में, इस देश में राष्ट्रभाषा के रूप में कब प्राप्त होगा। हिंदी राजभाषा है, हिंदी संपर्क भाषा है, हिंदी जन जन की भाषा है, हिंदी आपके मेरे मन की भाषा है। सवाल यह है वो गौरव की भाषा कब बनेगी। जिस दिन बनेगी वो दिन हमारे लिए स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक होगा, और हम सब हिंदी की रोजी रोटी खाने वाले, हिंदी से जुड़े हुए लोगों का ये दायित्व है कि तन मन धन अर्पित करके पूरे मनोयोग से हिंदी को उसका गौरव प्रदान करने में, जहां हमारा आर्थिक लाभ नहीं भी है वहां भी हमारे मुंह से हिंदी बोल ही फूटना चाहिए। जिस दिन ये होगा, हिंदी और हिंदुस्तानी दोनों जीत जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे सुना, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भारती जी। आपने हिंदी गौरव की यहाँ पर बात रखी, हिंदी गौरव की भाषा कब बनेगी, इस तरह से आपने यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह अंकित किया है, और ये सबके लिए सोचनीय है
कि जब संसद की कार्यवाही जो है वो अंग्रेजी भाषा में हो रही है और हीनता बोध के शिकार हमारे विद्यार्थी हो रहे हैं और भय की प्रीत के आगे हम नतमस्तक होते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम हिंदी को किस तरह से सर्वश्रेष्ठ बना पाएंगे, उसके गौरव की रक्षा कर पाएंगे। आप अपने संकट की, और यह सिर्फ संकट ही नहीं है, इस संकट का सामना करने के लिए भी हमें सबल होना होगा और सर्वप्रथम हमें ही सबल होगा। हमें अपने परिवार, अपने समाज और अपने विद्यार्थियों को भी इस ओर ले जाना होगा कि ये हमारे राष्ट्र के गौरव की बात है कि हम अपनी भाषा को अपनाएं, अपनी भाषा में अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से अपने आपने यहाँ बात रखी है। इसके पश्चात मैं यहाँ पर आमंत्रित करने जा रही हूँ डॉक्टर नरेंद्र जी त्रिपाठी को। नरेंद्र जी त्रिपाठी, हाँ जी, प्राचार्य जो कि हमारे इस शासकीय महाविद्यालय मोहन बड़ौदिया शाजापुर से हैं। मैं ससम्मान के साथ उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी बात यहाँ पर रखें। प्राचार्य मोहन जी। नमस्कार, मेरी आवाज पहुंच रही है मैडम? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सभी को नमस्कार करता हूं। जो हमारे अग्रज वक्ता रहे उन्होंने बहुत तेज तर्रार भाषण किया है। आता हूं, लेकिन हिंदी मेरी माँ है, मेरी मातृभाषा है और भाषा समाज की सांस्कृतिक स्मृतियों, उसकी मिथकीय अवचेतना, प्राकृतिक संबंध, सौंदर्य बोध और विविध दृष्टिकोण के आयाम से जुड़ी होती है। एक जमाना था जब दिल्ली के रेजिस्टेंट कमिश्नर मैकाफ ने भी कहा था, और ये 29 अगस्त 1806 की बात है, अपने टीचर को जो जॉन गिलक्रिस्ट थे, कि मुझे 1000 ऐसे लोग काबुल से लेकर असम तक और सुदूर उत्तर दक्षिण में मिले हैं जो हिंदुस्तानी तो समझते हैं। अर्थात हिंदी का एक बड़ा प्रभाव पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में रहा है। लेकिन बाद की स्थिति में परिवर्तन आया जब अंग्रेज यहाँ आए और उन लोगों ने अंग्रेजी थोपने की कोशिश की, जिसका पुरजोर विरोध हमारे महात्मा गांधी ने किया। और उन्होंने कहा, जिसको मैं यहाँ उद्धृत करना चाहता हूं क्योंकि मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने कहा जो लोग अपनी मातृभाषा छोड़ देते हैं वो देशद्रोही हैं और जनता के प्रति विश्वासघात करते हैं। अब इससे बड़ा स्टेटमेंट अपनी मातृभाषा के लिए, इससे बड़ा वक्तव्य अपनी मातृभाषा के लिए मैं नहीं दे सकता। वे देशद्रोही हैं जो अपनी भाषा छोड़ देते हैं। क्या हम इस पर गौर करेंगे? और जो हमारी यहाँ पर संवेदना है, जो बहुत सारे वक्ताओं ने व्यक्त किया है, इसे सिर्फ रोजगार देने वाली भाषा ही बने रहने देंगे या अपने जीवन में भी इसे उतारेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जो हिंदी भाषी समाज आज इससे विमुख हो रहा है, क्या हम उसको लेकर कोई चिंता पालेंगे, उसके लगाव को बढ़ाएंगे? क्योंकि ये बड़ा अकाल हो रहा है। लोग कहते हैं कि विचारों का अकाल है, और बहुत हद तक हिंदी और अंग्रेजी का जो एक खाई बीच में पैदा हो रही है वो वर्ग विभेद को पैदा करती है। ताई ने बहुत सारी बातें कही, बहुत जोर से आप लोगों ने बातों को रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक जो जड़ता है, जो दृष्टिहीनता है और जो अंधेरा व्याप्त है, उसको कहीं न कहीं से तोड़ना पड़ेगा, अन्यथा हिंदी का विकास संभव नहीं है। ये विश्व में एक नंबर की भाषा है और नोटियाल जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। उसके पूरे जो दस्तावेज हैं हमारे पास उपलब्ध हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनी, संयुक्त राष्ट्र में इसका डंका बजे, उसका भी बहुत फायदा हमें मिलेगा। लेकिन हमारा मध्य वर्ग जिस दोगरे चरित्र और दोहरे अवसरवाद का शिकार है, वो कहीं ना कहीं इसकी दुर्दशा को बढ़ाता है। यह मध्य वर्ग के लिए सुख सुविधा यश देने वाली कामधेनु हो सकती है, लेकिन मध्य वर्ग के व्यवसायिक और अनैतिक व्यवहार के कारण इस भाषा की बहुत क्षति हुई है। हिंदी कभी भी सत्ता के आश्रित नहीं रही, ये भी तथ्य है। और ये भी तय है कि भक्ति काल से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक ये प्रतिपक्ष की भाषा बनी। अपनी बातों को हमने इसके जरिए रखा। ये जनमानस की भाषा है, पूरे भारत की भाषा है।
हमारी कामना यही होगी कि यह विश्व भाषा अपनी तकनीकी और रोजगार क्षमता के साथ, तकनीक के साथ तो हो ही, अपनी रोजगार क्षमता के बाद विश्व की भाषा बने, और हम इसके लिए कृत संकल्पित हैं। भाई मनोज जी ने जो इस तरह से इस वेबिनार को रखा और जिस तरह से विशाला जी ने इनका संचालन किया है, और हमारे परवर्ती वक्ताओं ने जिस तरह से सामने रखा है, और जिन लोगों ने इनके लिए बहुत प्रयास किया है, उनके लिए चाहे दीपक भाई हों, आरफा राजपूत हों, प्रोफेसर गोरे हों और श्रीमती सोनाली नारगुंदे हों, उन्होंने अपना भाषण अच्छा किया। हम जिस जोश के साथ इस वेबिनार में जुड़े हैं, मैं छोटा व्यक्ति इस मायने में हूँ कि किसी कॉलेज में हूँ और महाविद्यालय में मैं देखता हूँ ये कि बच्चे करीब 99% बच्चे अपना हस्ताक्षर अंग्रेजी में करते हैं। ना उनको अंग्रेजी आती है, दुर्भाग्य है कि उनको हिंदी भी नहीं आती, और इसलिए नहीं आती कि वो अपनी आंचलिक भाषा भी नहीं जानते। इसलिए जरूरी है कि यदि हिंदी को सिंचित करना है तो एक बहती नदी में सभी धाराएं हों और प्रवाहमान रूप से वो हिंदी बने, इसकी कोशिश हमें करनी चाहिए। जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर विभूति जी, विशेष रूप से आपका हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप महाविद्यालय स्तर पर तो हमारे साथ जुड़े ही, साथ ही आज आपने अपना वक्तव्य भी यहाँ रखा। बिल्कुल सही बात है कि भाषाओं के साथ साथ भारत में भारत की प्रांतीय भाषाओं पर भी खतरा मंडरा रहा है। और भाषा की बात ही नहीं, एक छोटे शब्द की भी बात यहाँ रखी जाए, जैसे एक छोटा सा शब्द है आंसू, तो देखिए कि कितनी बार हम रोए होंगे तब एक शब्द बना होगा आंसू, और ये जब शब्द पैदा होता है और यदि ये शब्द चला जाता है तो इसके साथ इस शब्द से जुड़ी हुई विश्व दृष्टि भी समाप्त हो जाती है। तो भाषा के साथ साथ छोटे छोटे शब्दों की यदि हम बात करें और यदि ये शब्द भी समाप्ति की ओर चले जाएंगे तो हम अपने शब्दों के इतिहास, उसके साथ जुड़ी हुई विश्व दृष्टि को भी खो देंगे। इसके पश्चात मैं यहाँ पर आमंत्रित करने जा रही हूँ डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी को, जो कि एक युवा मीडिया एकेडमिशियन है और वर्तमान में आप कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग एवं प्रबंधन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आप कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के निर्देशक भी हैं और साथ ही आप टेलीविजन स्टूडियो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के प्रभारी भी हैं। मैं यहाँ पर नरेंद्र त्रिपाठी को आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ पर इस कार्यक्रम के संयोजन के नाते और पूर्ण कार्यक्रम के में आप आभार व्यक्तव्य के लिए यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद विशाला जी। आज यह बहुत ही गौरव का भी विषय है और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हिंदी के विषय में हम इतनी सुंदर चर्चा कर रहे हैं। और आज कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर, शासकीय महाविद्यालय मोहन बड़ौदिया शाजापुर और ग्लोबल रिसर्च कैनवास शोध पत्रिका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका नाम है हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, और जिसका विषय है हिंदी की दशा और दिशा, के ऊपर यह एक बड़ी राष्ट्रीय संगोष्ठी आज यहाँ आयोजित हुई है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी की जो संकल्पना है और इसमें कार्य करने की प्रेरणा है, यह मनोज जी के साथ मिलकर के पूरी इसकी रूपरेखा तैयार की गई और इसमें पूरा मार्गदर्शन हमारे माननीय कुलपति जी ने, प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी ने हमें दिया, प्रदान हुआ। तो सर्वप्रथम तो हम अपने कुलपति महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि वो लगातार सतत इस संगोष्ठी की जानकारी लेते रहे, इस संगोष्ठी के विषय में जानते रहे और इसके लिए लगातार हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा देते रहे कि कैसे यह एक बड़ी संगोष्ठी आयोजित हो सकती है। तो सर्वप्रथम तो हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा का बहुत बहुत आभार है कि उनके मार्गदर्शन में यह संगोष्ठी आज संपन्न हुई है। आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर भारती गौरे, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय मराठवाड़ा, ने बहुत ही सुंदर वक्तव्य दिया
और साथ ही हिंदी के विषय में उन सभी विशेषताओं को समेटा जिसके साथ ही हिंदी आज केवल भारत ही नहीं विश्व की भी भाषा बन सकती है। तो डॉक्टर भारती गौरे जी ने अपना कीमती समय इस संगोष्ठी के लिए दिया, उनका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के कार्यक्रम में वक्ता के रूप में उपस्थित हुई डॉक्टर सोनाली नारगुंदे जो कि विभागाध्यक्ष हैं पत्रकारिता विभाग में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, और साथ ही सोनाली नारगुंदे हमारी मित्र भी हैं, यानी हम और सोनाली नारगुंदे दोनों एक ही बैच के विद्यार्थी रहे हैं। तो उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया वक्तव्य दिया, और साथ ही हिंदी में मीडिया और हिंदी को किस तरीके से जनभाषा बनाया जा सकता है और किस प्रकार से और जो दूसरी कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जा सकता है, इस प्रकार का विचार डॉक्टर सोनाली नारगुंदे द्वारा रखा गया। उनका बहुत बहुत आभार है और बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही आज के कार्यक्रम के वक्ता जो कि अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र हिंदी जनभाषा अभियान में यह हिंदी के लिए लगातार काम कर रहे हैं श्री दीपक मिश्र जी हमारे मित्र भी हैं, और हिंदी को लेकर के हमने भी इनके साथ में बहुत अधिक कार्य किया है। झांसी में इनके साथ में हमने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया था। तो उन्होंने 42 देशों की यात्रा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए की है और हिंदी में लगातार काम कर रहे हैं, हिंदी में विशेषज्ञता रखते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को एक भाषा बनाने के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। उनका जो वक्तव्य हमें प्राप्त हुआ, खासकर उन्होंने प्रायोगिक तौर पर, यानी उन्होंने किस प्रकार से हिंदी के लिए कार्य किया, वो बातें भी उन्होंने हमें बताई। उनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के कार्यक्रम की वक्ता डॉक्टर आरफा राजपूत जो कि जी फिल्म स्कूल नोएडा में है, प्रोफेसर है वहां पर। आपने जो मीडिया को लेकर के हिंदी की बात की और हिंदी को किस प्रकार से मीडिया के माध्यम से और ही सशक्त भाषा बनाया जा सकता है, आपने जो अपने विचार रखे, निश्चित तौर पर आपके विचारों से हिंदी को एक नई दिशा मिलेगी। आपका बहुत बहुत आभार है। साथ ही इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी जो कि संपादक हैं ग्लोबल रिसर्च कैनवास शोध पत्रिका भोपाल के, यह सारी संकल्पना उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के सहयोग से रची गई थी, और वो उन्होंने जो कार्य आज हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया है, हिंदी की दशा और दिशा, खासकर दशा तो अच्छी है ही, दिशा को एक नई दिशा देने का जो प्रयास किया है, उनका भी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। निश्चित तौर पर जो हिंदी है, हिंदी आज विश्व में जानी पहचानी भाषा बनती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को ले जाने का कार्य किया जा रहा है। जैसे कि अभी चर्चाओं में आई थी, अभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे कि हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार हिंदी में अपने भाषण देते हैं, दूसरे देशों में जाकर भी हिंदी में बात करते हैं, और अपने मन की वाणी जो कि पूरे देश में एक साथ प्रसारित कार्यक्रम है, रेडियो कार्यक्रम है, उस पर भी अपनी बात रखते हैं। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़े स्तर पर उनका कार्य है, और हिंदी को दूसरे देशों में ले जाने का कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जाकर के, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विश्व विदेश में जाकर के, दूसरे देशों में जाकर के भी हिंदी में ही अपना भाषण दिया था। तो जब हमारा, जैसे कि हमारा विषय है कि हिंदी है हम, हिंदोस्तान हमारा, अगर हमारा देश हिंदुस्तान है तो निश्चित तौर पर यहाँ पे हिंदी भाषा होना चाहिए। जैसे कि अभी लगातार बात की जा रही है कि राष्ट्रभाषा के तौर पर अभी उतनी स्वीकारोक्ति नहीं मिल पाई है जितनी की राजभाषा के तौर पर है। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के कदम अब उठाने की आवश्यकता हो गई है कि जब हिंदुस्तान है और हिंदी है तो फिर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, और जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सारे राजकाज की, और जनभाषा कोई भी हो सकती है, संपर्क भाषा कोई भी हो सकती है, लेकिन राजकाज की भाषा को हिंदी बनाया जाए तो हिंदी को निश्चित ही
एक नई दिशा मिल पाएगी। मीडिया ने भी हिंदी को एक नई दिशा देने के लिए प्रमुख कार्य किया है। आज बहुत सारे अंग्रेजी शब्द और भी दूसरी भाषाओं के शब्द अब हिंदी में आके मिल गए हैं और अब वो शब्द ऐसे लगते हैं जैसे वो हिंदी के ही हैं और हिंदी में वो शब्द मिल जाने के बाद अब वो हिंदी के शब्द बन गए हैं और इस तरीके से हिंदी दूसरे भाषा के शब्दों को भी अपना रही है। जिस प्रकार से बात कही जा रही थी, ट्विटर की भाषा की बात कही जा रही थी, फेसबुक की भाषा की बात कही गई, व्हाट्सएप की भाषा की बात कही गई, तो निश्चित तौर पर वहां पर जो विचार विमर्श है, अगर हिंदी है, हिंदुस्तान है, तो वो बहुत अधिक संख्या में लोग हिंदी में ही करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार से हम मीडिया के माध्यम से तो ये कार्य हो ही रहा है। साथ ही जिस प्रकार की बात दीपक मिश्र ने रखी थी कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का और कोई प्रावधान हो जाए कि पूरे देश की खासकर राजकाज की भाषा अगर हिंदी बन जाती है तो निश्चित तौर पर हिंदी को एक अलग दिशा प्राप्त होगी। और अभी खासकर एक बात और निकल कर आई है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें मातृभाषा पर विशेष बल दिया गया है और मातृभाषा, चूंकि हमारा देश अधिकांश हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पर जब मातृभाषा में हमारा अध्ययन अध्यापन होगा और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए देश में अब कई विश्वविद्यालय भी खुल चुके हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है और इसी प्रकार से कई अकादमी भी हैं, जैसे कि आगरा में हिंदी है, हिंदी ग्रंथ अकादमियां खुली हुई हैं जो कि पुस्तक प्रकाशन का कार्य करती हैं। अभी यह बात भी निकल के आई थी कि हिंदी में किताबों का अभाव है, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी और इस प्रकार की जो अन्य अकादमी है वो हिंदी में प्रकाशन और प्रकाशन का भी कार्य कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही प्रसन्न की विषय है। हम यही भी देखते हैं कि जब स्वतंत्रता काल था तो हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, एक देश एक भाषा एक वेश चाहिए, एक राष्ट्र चाहिए, इस प्रकार की बातें उस समय के पत्रकारों ने कही थी। तो जब एक देश है, एक वेश है, तो एक भाषा भी चाहिए। और जब हमारे देश की एक भाषा पूरी तरीके से जब हिंदी हो जाएगी तो हिंदी निश्चित तौर पर विश्व में भी अपनी बात प्रमुखता से रखेगी, अभी भी रख रही है। आज के वक्ताओं ने बहुत ही अच्छी बातें की। निश्चित तौर पर इसमें हमारे कुछ शोध पत्र भी प्राप्त हुए हैं। हम यही भी आग्रह करते हैं प्रतिभागियों से कि जिन्होंने अभी तक हमें शोध पत्र नहीं भेजे हैं वो जल्दी हमारे शोध पत्र भेज दें, क्योंकि शोध पत्र वाचन वाला कई प्रतिभागियों ने यह कहा था कि हम शोध पत्र भी पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि समय उतना नहीं था, वक्ता हमारे आज थे और बहुत ही प्रोमिनेंट हमारे गेस्ट थे, इसलिए वो हम समय वहां पे नहीं निकाल पाए। जल्दी ही हम एक नया सत्र इसमें उसकी घोषणा हमारा जो संगोष्ठी का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कर दी जाएगी, जिस दिन हम सिलेक्टेड रिसर्च पेपर का वहां पे शोधार्थियों से वाचन करवाएंगे। तो जिन शोधार्थियों ने अभी तक शोध पत्र नहीं भेजे हैं वो अपने शोध पत्र भेज दें। जल्दी उनको एक नई किताब का रूप दिया जाएगा अथवा जो हमारी शोध पत्रिका है उसमें उनको प्रकाशित किया जाएगा। यह कार्य शोध पत्र प्राप्त होने पर और उनकी संख्या कितनी होगी उसके आधार पर ही तय होगा। तो जल्दी इस विषय में कुछ बात हमारे अध्यक्ष मनोज कुमार जी भी बताएंगे और आप सभी आज इस संगोष्ठी में शामिल हुए, साथ ही सभी प्रतिभागियों का भी मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बड़ी संख्या में प्रतिभागी आज जो है, आज हमारे 500 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यानी जो पंजीयन है वो 500 से ऊपर हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मनोज जी कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में जब भी पढ़ाने जाता हूँ एक निवेदन जरूर करता हूँ कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है हर प्रश्न पत्र में, अगर हिंदी समझना है तो अंग्रेजी को मान्य कीजिए। क्योंकि आज मेरे साथ बहुत महनी लोग हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये लाइन विलोपित कर दी जाए, जो कुछ हो वो मान्य हिंदी हो, न कि अंग्रेजी को हम प्राथमिकता दें, हिंदी को दूसरी श्रेणी में रखें। शायद एक कोशिश कर लेंगे तो हिंदी को एक नया स्वरूप, एक नई पहचान मिलेगी। ऐसा मेरा आप लोगों से आग्रह है। अपने अपने विश्वविद्यालय, अपने अपने संस्थानों में ये काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो मीडिया का बहुत छोटा सा कलपुर्जा हूँ, जो मन में विचार है वो आप लोगों से साझा करता हूँ। भारती जी शायद समय की वजह से चली गई हैं, और भारती जी का आज जो भाषण था, जो व्याख्यान था, वो अति उत्तम था। मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। ठीक।
धन्यवाद जी, मनोज अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जी विशाला जी। जी बिल्कुल, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हम इसे यहाँ विराम देते हैं और फिर हम इसी तरह से जुड़कर और इसी तरह के कार्यों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। जी धन्यवाद, नमस्कार।